हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आज के सेशन में हम सैटरडे का जो हमारा एक सेशन रह गया है उस दिन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोनों कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लैट यूजी 2024 के लिए हमने एवेंजर बेंच लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप में से कोई भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है एंड वांटेड अ कोर्स, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, डेमो क्लास देखिए, अच्छा लगता है तो एनरोल करिएगा। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में 21,999 में 7 बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। क्लैट यूजी 2025 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारा विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल की फीस 32,999 है। सारे फीचर्स इस कोर्स के यहाँ भी अवेलेबल हैं। आप हमारा मैजिक बॉक्स भी मंगा सकते हैं जिसमें मॉक्स प्लस बुक्स आपको मिलेगी। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, आप इनके कोर्सेज भी ऐप से हमारे चेक कर सकते हैं। चलिए तो देखो, सबसे पहला आर्टिकल जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है किसके बारे में। एनआईए टीम रीचेज पूंछ कॉम्बिंग ऑन फॉर अटैकर्स। हुआ क्या है देखो, अभी एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी, आपको पता ही है। हमारे देश के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे टेररिस्ट अटैक की वजह से, और उसी के ऊपर ये जांच चल रही है। तो वही ये सैटरडे का पहला आर्टिकल फ्रंट पेज पे था, तो वही ये चीज़ थी, ठीक है। तो इसमें कोई इतना डिटेल में जाने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, हाई प्रोफाइल इंडियन लूजेस ब्लू टिक ऑन ट्विटर। हुआ क्या है, आपको पता होगा कि जब एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर को अपने कंट्रोल में लिया था, तब वो एक नियम बनाए थे। उन्होंने ये कहा था कि भैया ट्विटर पे जो है ना, अब आपका जो ब्लू टिक मिलता है या जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके लिए आपको हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा, और वो उन्होंने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का ट्विटर से ब्लू टिक चला गया है। 650 रुपीज़ पर मंथ इंडिया के अनुसार पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप ब्लू टिक अपना रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक सैटरडे की ही न्यूज़ है, अपग्रेडेड एक्सरे मशीन्स टू फास्ट ट्रैक बैगेज चेक इन एट एयरपोर्ट्स बाय एंड ऑफ द ईयर। देखो हुआ क्या है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है ना हमारी, जिसको हम बोलते हैं BCAS, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इन्होंने ये कहा है कि जो अभी हम लोग देखते हो, कभी आप एयरपोर्ट पे गए होगे ना, तो एक्सरे मशीन से आपका बैग चेक किया जाता है। जब आप, एक तो होता है चेक इन बैग जो आप दे देते हो, वो एयरपोर्ट वाले ले जाते हैं और आपके सीधे वो फ्लाइट में डाल के आपको वहाँ जहाँ पे अब जाना है वहाँ पे मिलता है। दूसरा होता है कि आपके साथ जो अलाउ होता है 5 kg बैग, वो आप लेके चलते हो। तो इसमें जब भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके बैग में होती है, तो आपसे कहा जाता है कि भैया आप जो है अपना बैग में से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकाल दो और फिर चेक होगा, फिर आप आगे बढ़ो। इसकी वजह से आप देखते हो कि एयरपोर्ट पे ना काफ़ी सारा क्यू लग जाता है, क्योंकि हर कोई ट्रे का इंतजार करता है, वहाँ पे सामान रखता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये जो ये अपग्रेडेड मशीन है ना, इसमें इन बैग्स में से आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे करी गई है। क्या कहा गया है कि भैया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इस तरीके के जो एयरपोर्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जनता पहुँचती है और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इन जगहों पे इस मशीन को चेंज कर दिया जाए फास्ट ट्रैक बैगेज चेक इन की मशीन से, ठीक है। अब ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 25 एयरपोर्ट हैं इंडिया के अंदर जिसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि बाय एंड ऑफ द ईयर ये मशीन्स जो हैं वो चेंज कर दी जाएं। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है ये 25 एयरपोर्ट का, कि भाई आपका जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक है वो 50 लाख एनुअल पैसेंजर हो, तो उन ऐसे एयरपोर्ट्स के अंदर ये मशीनें चेंज करनी है। तो इसमें आपके अभी इंडिया में 25 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसको अभी चुना गया है जहां पे ये चीज़ें करी जाएंगी, और इसीलिए ये न्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे थे। इसके बाद देखो एक आर्टिकल है, मराठा कोटा, शिंदे गवर्नमेंट टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। ये न्यूज़ ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपके फिर आगे कॉलेज में भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो थोड़ा समझते हैं क्यूरेटिव पिटीशन को क्या होता है। आपने रिट पिटीशन का नाम सुना होगा, आपने रिव्यू पिटीशन का नाम सुना होगा, इसी तरीके से एक टर्म है क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्या है ये क्यूरेटिव पिटीशन, समझने की कोशिश करते हैं। सारा ध्यान जो है आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आपसे पूछे कि किस केस से आया है, तो रूपा, आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा इन अनदर केस, 2002 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के थ्रू ना क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में आया था, ठीक है।
इस केस का नाम है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, पति पत्नी होंगे आई थिंक, है ना, तभी हुर्रा हुर्रा है। क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है, मैं पहले आपको ना लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई वर्डिक्ट दे दिया, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल कर सकते हो, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी वर्डिक्ट को सही ठहराया जो उन्होंने दिया हुआ है। तो जो बंदा है जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है वो क्या कर सकता है, उसके पास और क्या रेमेडी है, तो उसके पास ये कॉन्सेप्ट नया इजाद हुआ था कि क्यूरेटिव पिटीशन ही कैन फाइल। तो रिव्यू पिटीशन के बाद भी जो पिटीशन जाएगी वो क्या कहलाती है, क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक नॉर्मल केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, इसके बाद इसमें मिस्टर एक्स को जो है मर्डरर घोषित कर दिया। मिस्टर एक्स ने इसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली, यहां भी मिस्टर एक्स को जो है मर्डरर घोषित कर दिया। तो इसके बाद जो है ये मिस्टर एक्स जो है ये क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये फाइल कर सकता है। क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इसमें कुछ समझने में डाउट होगा। अब थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं, ये तो मैंने लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। क्यों क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आया है, तो सबसे पहली चीज अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो पाए और अब्यूज ऑफ प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों ना हो पाए, पावर बोल दिया मैंने, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ना हो पाए, इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगर आप ये कहें कि सर ये कॉन्सेप्ट तो इजाद हो गया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बैकिंग का है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 137 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे सपोर्ट करता है क्यूरेटिव पिटीशन को। ठीक है, कैसे करता है पढ़ो, देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। It is supported by Article 137 of Indian Constitution. How? Because it provides that any matter of laws and rules made under Article 145, Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or order made by it. मतलब क्या कहा गया है, आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को चेंज कर सकती है, सुन सकती है। तो ये जो पावर है ना, ये क्यूरेटिव पिटीशन को इजाद करने के लिए एक आर्टिकल है जिसके थ्रू क्यूरेटिव पिटीशन को लाया गया है। ठीक है, बट यहाँ पे एक शर्त है इसकी कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ना, ये विद इन 30 डेज फाइल करनी है। मतलब आपने एक जजमेंट आया आपको, ठीक है, अब आपको उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाल दिया आपने, वहां भी वो चीज हो गई, तो विद इन 30 डेज आपको ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये फाइल करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यूरेटिव पिटीशन ना अभी रिसेंटली मुझे याद आ रहा है न्यूज में थी, रिसेंटली नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर थी या पता नहीं कब थी, आई थिंक कसाब के केस में ही थी, ये आप चेक करना, मुझे नहीं पता, किसी टेररिस्ट के केस में थी और उसमें क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में डली थी, तो वो बहुत उस समय न्यूज में आया था, एग्जाम्स में भी पूछ लिया गया था उस बार। तो व्हेन आफ्टर ए रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड, तब उसके बाद इसको फाइल किया जाता है। पहले प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये जाती है, तो देखो प्रोसेस भी देख लेते हैं इसकी, है ना। सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो 3 सीनियर मोस्ट जज के पास जाएगी। जैसे मान लो मिस्टर एक्स थे, उनको मर्डरर घोषित कर दिया, मिस्टर एक्स ने कहा कि हमें रिव्यू पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी है। तो जब उनकी ये एप्लीकेशन है ना, सबसे पहले जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं उनके पास जाएगी, प्लस जिन्होंने रिव्यू पिटीशन में उनके ऊपर वर्डिक्ट दिया है उनके पास भी जाएगी अगर वो अवेलेबल हैं। और अगर ये लोग चाहेंगे तभी क्यूरेटिव पिटीशन की जो एप्लीकेशन है उसको मंजूरी मिलेगी और फिर सुनवाई होगी। मोस्टली जो है ना क्यूरेटिव पिटीशन जो है आपकी वो क्लोज चैम्बर में सुनी जाती है, मतलब जजेस अपने जो हैं वो चैम्बर में इसको सुनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक कोई रूल है, जरूरत पड़ने पे ओपन कोर्ट में भी ये प्रोसीडिंग हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? इसके अलावा जज जरूरत पड़ने पे सीनियर काउंसिल को असिस्ट करने के लिए कोर्ट बोल सकती है, जिसको हम लोग एमिकस क्यूरेई बोलते हैं। ये अपने आप में भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि एमिकस क्यूरेई क्या है, तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट जो है सजेशंस मांगने के लिए सीनियर एडवोकेट से कहती है बिकम एमिकस क्यूरी, तो वही यहाँ पे टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो चुका होगा। आर्टिकल 145 की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से जो है ना ये आज का है, ठीक है, द हिंदू जो आज का न्यूज़पेपर है वो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सैटरडे में एक अच्छा आर्टिकल जो था वो क्यूरेटिव पिटीशन ही था, बाकी तो ऐसे ही थे जो डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्या है, अमृतपाल हेल्ड इन पंजाब शिफ्टेड टू जेल इन आसाम। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत अमृतपाल जी को जो है यहाँ पे
पकड़ लिया गया है। ठीक है, कहां से पाए गए हैं ये? तो ये पाए गए हैं मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब से। अमृतपाल जो है ये मोगा डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, यहां से पकड़ा गया है। ठीक है, गुरुद्वारे में ये थे, वहां से इनको पकड़ा गया है। पुलिस ने जो है गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करने के लिए, बट इनको चारों तरफ से घेर लिया था, तो मजबूरी में इनको बाहर आना पड़ा। यहाँ पे देखो एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो कि काफ़ी हद तक डॉक्टर्ड है, मतलब फेक बनाई गई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई मैं खुद सरेंडर करने वाला हूँ और मैं गुरुद्वारे में स्थित हूँ, मैं यहाँ सरेंडर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आपको पता ही होगा जो इनको अभी पकड़ा गया है ना मोगा डिस्ट्रिक्ट में, ये पकड़ा गया है रोड से, रोड करके जो विलेज है, ये रोड विलेज पता है किसका है? ये रोड विलेज जो है ना, ये जर्नैल सिंह भिंडरनवाले जो हैं, जो कि मिलिटेंट लीडर थे 1984 में। आपको याद होगा गोल्डन टेम्पल वाली जो मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको कि क्या हुआ था वहाँ पे। जिनको नहीं पता है वो खालिस्तान इशू एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमने 2 से 3 बार डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें भिंडरवाला के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे इन्होंने गोल्डन टेम्पल में जाके जो है शरण ली हुई थी, और फिर कैसे इंदिरा गांधी जी के दौरान इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया था, आर्मी की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उनका जो गांव था, रोड वहीं पे ये मिले हैं। ठीक है, आपको पता है कि अमृतपाल का नाम कब न्यूज़ में आया था? अजनाला पुलिस स्टेशन अमृतसर के अंदर इनका एक मित्र था या इनका एड था, वो उनको पुलिस ने पकड़ रखा था। तो इनके साथी जो हैं वहाँ बाहर इकट्ठा हो गए थे और ज़बरदस्ती करने लगे कि इनको छोड़ो ना, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। फिर इन दी एंड पुलिस को कोर्ट से ऑर्डर ला के छोड़ना भी पड़ गया था। तो इस तरीके की चीज़ें देखी थी। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ थी। अभी इनको आसाम की जेल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए है, ये न्यूज़ थी पहले पेज पे। ठीक है, इसके बाद आई ऑन पोल्स, गहलोत टारगेट गिग वर्कर्स विथ वेलफेयर लॉ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये गिग वर्कर्स कौन होते हैं, पता है आपको? बताओ, थोड़ा सोचो 1 मिनट कि गिग वर्कर्स से आप लोग क्या समझते हो। देखो गिग वर्कर्स क्या है, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते होगे, स्विगी से खाना ऑर्डर करते होगे, आप ओला की टैक्सी पे बैठते होगे, आप रैपिडो की बाइक पे बैठते होगे। ठीक है, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये सब जितने भी बंदे इसमें काम कर रहे हैं ना, दे ऑल आर क्या? गिग वर्कर्स। अब आप कहोगे सर ये गिग वर्कर्स कैसे हैं? देखो गिग वर्कर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, मान लो कि मैं स्विगी का एक वॉलेट हूँ जो खाना वाना इधर उधर लेके जाता है। तो मैंने जब अपना फ़ोन ऑन किया तभी मुझे काम मिलेगा, और जैसे ही मैं चाहूँ जब भी मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ, मैंने उनका अब काम नहीं करना है, मैंने ये बंद कर दिया, तो बस अब मेरा काम खत्म। तो गिग वर्कर्स जो है ना, ये काफ़ी अभी समय से चर्चा में है, क्योंकि काफ़ी सारी अब देश की आबादी जो है गिग वर्कर्स की तरह काम कर रही है। इन जितने नए नए स्टार्टअप्स हैं, ब्लिंकिट, ये बिग बास्केट, ये कुछ नाम आपके सामने रखे ही हैं। टैक्सी वालों का भी यही है, जो ओला में चलाते हैं, जब मोबाइल ऑन किया तो वो राइड लेते हैं, जब ऑफ कर दिया तब नहीं रहते हैं। कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या है? गिग वर्कर्स है। तो काफ़ी समय से ना डिमांड हो रही है कि गिग वर्कर्स को भी रेगुलेट करने के लिए लॉ होना चाहिए, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं, ये हो गई या और भी हो गई, वो इनको काफ़ी एक्सप्लॉइट करती हैं, क्योंकि ये बंदे ना उनके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। जो जब ये लोग उनके अंडर में काम करना शुरू करते हैं ना, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें कि ये बंदे उनके एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिलता है। कल को रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो भी कंपनीज जो हैं ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे अपने आप को। तो ये कारण से काफ़ी समय से गिग वर्कर्स के लिए लॉ लाने की बात हो रही थी। राजस्थान जो है ना, भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इसके ऊपर एक बिल लाया है, जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। क्या नाम है? मैं लिखूं तो क्या, मैं आपके सामने यहीं पे वो कर देता हूं हाईलाइट। ठीक है, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत लाए हैं, अशोक गहलोत जी ने ये बहुत पहले अनाउंस किया था, बट अब क्योंकि देखो इनका सेशन आने वाला है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अब आपको पता है स्टेट में इलेक्शन भी है और बहुत सारी जनता राजस्थान में नहीं, हर स्टेट के अंदर गिग वर्कर्स की इकोनॉमी में काम कर रही है। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयड दिखेंगे इन गिग वर्कर्स के अंदर। तो अभी बिल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज तो ये फर्स्ट है इन कंट्री के अंदर, तो राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो इस तरीके का कानून लेके आ रहा है। ठीक है,
अब इन्होंने देखो क्या बात करी है, सबसे पहले बोला है कि गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगा। क्या बनेगा? गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, जिसके पास काफी सारे काम होंगे, जो ये सारी चीजों को रेगुलेट करेगी। जो ये गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगी राजस्थान के अंदर, ये इन सारी जितनी भी कंपनीज हैं जो गिग वर्कर्स को हायर करती हैं, इन सबको रेगुलेट करेगी, ठीक है। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि ग्रीवांसेस या कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है इन वर्कर्स का, अगर ये कंप्लेन करें तो फिर ये बोर्ड उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है सेस। इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे राजस्थान सरकार ने इस बिल के अंदर ये भी रखा है कि इन कंपनीज पे सेस लगाया जाएगा। सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसे सेस कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बन भी सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज सेस, CESS। तो सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा दिया जाता है ना, उसको सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सेस लगाया जाएगा ना, वो लगाया जाएगा उन लोगों के लिए जो गिग वर्कर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेस कौन देगा? ये जनता देगी जो सामान खरीदेगी, ठीक है। 200 करोड़ का सीड फंड यहाँ पे सरकार ने इस बोर्ड को दिया है कि लाओ करो अपनी जो भी आपको चीजें चाहिए उस तरीके से डेवलप करो चीजों को। तो ये चीज है। इस बिल को डिटेल में जानने के लिए हमें जरूरत नहीं है। स्टेट के कोई भी बिल ना ऐसे एग्जाम में नहीं आते अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा ही कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो या ये हो, पर बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलिए, बीजेपी विल स्क्रैप मुस्लिम कोटा इफ वोटेड टू पावर इन तेलंगाना, सेज अमित शाह जी। न्यूज़ है, ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली बताओ किस स्टेट में ये किया गया है, हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया। ये कमेंट सेक्शन में मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट ड्यूरिंग मास मैरिज इन MP कॉजेज स्टीयर। ये क्या हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश के अंदर ना एक स्कीम है, इस स्कीम का नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। द स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारे मास लेवल पे मतलब प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और इसमें बहुत सारी महिलाओं का साथ में विवाह कराया जाता है, ठीक है। जिसमें यह भी होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा पर वुमेन 51,000 का। तो हुआ क्या, अभी ऐसे एक मास विवाह का प्रोग्राम हो रहा था जिसमें 200 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था शादी के लिए। उसमें हुआ ये कि कुछ लड़कियों ने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रखी वहाँ पे, पीरियड्स को लेके, कुछ इस तरीके की चीज़ों को लेके, जिसके चलते हुए वहाँ पे फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करा दिए गए शादी से पहले। बहुत सारी, आई थिंक सारी ही महिलाओं के जो 200 उसमें पार्टिसिपेट करी थी, जिसको लेके अब कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि आपने जो है वुमेन्स की डिग्निटी का सम्मान नहीं किया, और इस तरीके की चीज़ें कांग्रेस जो है वो उठा रही है, ठीक है। ऑल्दो जब उस टेस्ट हुआ तो उसमें 4 से 5 महिलाएं प्रेग्नेंट भी निकली, फिर जिनको इस पूरे के पूरे इवेंट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही थी और उसमें कुछ वुमेन जो पहले से प्रेग्नेंट थी तो फिर उनकी शादी नहीं की जा सकती थी। तो ये चीज़ थी। तो ये यहाँ पे जो रीजंस दिया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, वो ये था कि उन महिलाओं ने डॉक्टर्स को कुछ कंप्लेन करी थी पीरियड्स को लेके, जिसकी वजह से उनका टेस्ट किया गया था। और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे ये कह रही है कि भाई वुमेन्स की डिग्निटी का ध्यान नहीं रखा। वो सारी चीज़ें एक तरफ है, ये स्कीम है, ये कॉन्सेप्ट था स्कीम का, ये घटना यहाँ पे घटी थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो, चीता दैट स्ट्रेड आउट ऑफ कूनो नेशनल पार्क रेस्क्यूड। चीता बड़े न्यूज़ में है, आपको पता ही है कि हमारे देश में चीता लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। भारत में वैसे पाए तो जाते थे क्या? एशियाटिक चीता, लेकिन एशियाटिक चीता जो है हमारे देश से खत्म हो गए। क्यों हुए बताओ? क्यों हुए बताओ? बताओ क्यों हुए? इसलिए हो गए। एक्चुअली क्या होता था ना यार, ये कैट जो होती थी ये छोटी भी होती थी थोड़ी, और बहुत फुर्तीली होती थी। तो इसका ना ब्रिटिशर्स के समय से ही बहुत ज़्यादा लेवल पे शिकार हो रहा है। फिर हमारे भारतीय लोगों ने भी इसका शिकार करना शुरू कर दिया था, इनको पालना शुरू कर दिया था। कुछ लोग जो है राजा रजवाड़ा इसको अपने शौक में रखते थे, दिखाने के लिए रखते थे लोगों को। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगी। तो उस वजह से चीता जो है ना, एशियाटिक चीता हमारे देश से ख़त्म हो गए। अब पहले थोड़ी सी यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है, फिर थोड़ा सा और इस पर जान लेंगे, ठीक है। तो हुआ ये है कि एक चीता जो है, जो कूनो नेशनल पार्क, जो आपको पता है अफ्रीका से लाए गए थे, तो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, तो वहाँ से 150 किलोमीटर आगे चला गया था जंगल ही जंगल में,
और झांसी की तरफ वो बढ़ रहा था। रास्ते में उसको फिर ढूंढ लिया गया और वापस से उसको शिफ्ट कर दिया गया कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, आपको पता है कि कुछ समय पहले एक चीता जो है वो बीमारी से मर गया था और अभी फिर से न्यूज़ आई है, आज ही की ये न्यूज़ है कि एक और चीता जो है जो कि कूनो नेशनल पार्क में आया था अफ्रीका से, उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका नाम था उदय। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय था कि भाई क्या वो चीता जो है वो यहाँ पे आके एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन द एंड वो क्या हो रहा है ये अफ्रीकन चीता है ना, एफ्रिफिक पता नहीं क्या कर रहा हूँ, वो लोग अफ्रीकन चीता थे। तो इस वजह से क्या वो एशिया के माहौल में डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें थी। तो 2 चीता की तो मृत्यु हो चुकी है, ऑल्दो काफ़ी एक फीमेल चीता ने कब्स को भी जन्म दिया है 4 को, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हाँ वो लोग रिहेबिलिटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी, ये न्यूज़ था। अब थोड़ा सा एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता में डिफरेंस समझ लो, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो जो IUCN रेड लिस्ट है उसमें अफ्रीकन चीता जो है आपका वो वनरेबल की कैटेगरी में है और एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम साइट्स की देखें, साइट्स स्टेटस, तो अपेंडिक्स 1 में है और अपेंडिक्स 1 ऑफ द लिस्ट में है। ठीक है, इसके बाद हैबिटेंट कितने कितने हैं तो वो छोड़ दो। ईरान में 40 से 50 पाए जाते हैं एशियाटिक चीता आज की डेट में। ईरान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आपको एशियाटिक चीता भी मिल जाएंगे। बाकी अफ्रीकन चीता तो काफ़ी सारे अफ्रीका में है, 7000 से 10,000 के बीच में। अंतर क्या होता है, देखो अफ्रीकन चीता जो होते हैं ना थोड़े बड़े होते हैं साइज में, एशियाटिक चीता थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और ये थोड़े डार्क होते हैं, ये थोड़े लाइट होते हैं, इस तरीके का इनमें अंतर है। स्मॉलर भी होते हैं हमारे एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता थोड़े साइज में बड़े भी होते हैं। ठीक है, इसमें IUCN रेड लिस्ट वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। इसके बाद अभी क्या हुआ है, इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड का पहला लॉ जो रेगुलेट करेगा किसको, क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड का पहला लॉ जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है क्रिप्टो एसेट्स लेजिस्लेशन, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला गया है MICA। तो ये है इस लेजिस्लेशन का नाम जो कि अभी यूरोप में लाया गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेके देखो, आपको पता है कि इस बार बजट में हमारी सरकार ने भी कहा था कि रेगुलेट करने के लिए चीज़ें लाएंगी, बट अभी तो कुछ ऐसा नहीं आया है, लेकिन आएगा तो हमें पता पड़ जाएगा। बट हाँ, अभी ये यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये बन गई है वर्ल्ड की पहली ऐसी पार्लियामेंट जिन्होंने इस तरीके का लॉ लाया है, और यूरोपियन पार्लियामेंट में आपकी जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सब में ये लागू होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन अडल्ट इन कोर्ट। ये भी आज की न्यूज़पेपर में ही है, टेक्स्ट वाले पेज में। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। ठीक है, तो चलो देखो क्या होता है। आपको पता है कि जुवेनाइल जो है उसको जुवेनाइल कहा जाता है क्योंकि कोई अगर वो हीनियस क्राइम कर दे तो उसको सजा ना मिले, उसको अडल्ट की तरह ट्रीट ना किया जाए। बट हमारा जो JJ एक्ट है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जुवेनाइल को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और उसकी कंडीशन है। तो वो क्या कंडीशन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। चलो, तो आपकी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है ना, उन्होंने रिसेंटली अभी गाइडलाइंस दी है कि कैसे इस प्रोसेस को और अच्छा किया जा सकता है, जिसमें ये जांच की जाए कि जुवेनाइल को एज ए अडल्ट ट्रायल किया जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा है, लेकिन पहले थोड़ा सा सेक्शन समझ लेते हैं जो ये पावर देता है JJ एक्ट के थ्रू कोर्ट्स को कि जुवेनाइल को एज ए एडल्ट ट्रायल में डाला जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। देखो आया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में था, लेकिन फिर उसमें चेंज किया गया था 2015 के अंदर। तो यहाँ पे 2015 का जो JJ एक्ट है उसका सेक्शन 15 है, उसमें चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे एक जुवेनाइल को अडल्ट की तरह ट्रायल में डाला जा सकता है। क्या है चीजें लिखी हुई, देख लेते हैं। ऐसे ऑफेंसेस जो कि पैटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में है। सेक्शन 15 ऑफ JJ एक्ट जो है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 15। ठीक है, सेक्शन 15 ऑफ JJ एक्ट जो है वो यहाँ पे ये चीज कहता है कि ऐसे लोग जो 16 ईयर की एज से ज्यादा हैं, ठीक है, जो 16 ईयर के हैं या 16 एज की ईयर से ज्यादा हैं, उनके लिए एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा जो कि ये डिसाइड करेगा
इसमें क्या लिखा है उसको छोड़ देता हूं, मैं सीधे बताता हूं। 16 से 18 के बीच में अगर कोई है और उन्होंने इस टाइप के ऑफेंसेस किए जो कि सीरियस हैं, हीनियस हैं, तो उनके लिए एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा जिसमें ये चीजें होंगी कि भाई उनके मेंटल लेवल को चेक किया जाए, उनके फिजिकल लेवल को चेक किया जाए, इमोशनल लेवल को चेक किया जाए, उन्होंने ये क्राइम क्यों किया, जान के किया, क्या वो इस बात को समझते थे कि इस क्राइम को करने की क्या सजा हो सकती है या कितना ये हीनियस चीज है। तो इन सब चीज़ों की जांच करके अगर ये जो डिसीजन होगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर कि इनको एज ए एडल्ट ट्रायल किया जा सकता है तो कर दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड यार, ये बहुत वो हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ठीक है, फिर circumstances in which allegedly committed the offence, section 18 subclause 3 of the act further suggests that if the board after preliminary assessment under section 15 passes an order that there is need for trial the said child as an adult, then the board may order the transfer of the case to the children's court having jurisdiction of such offence। क्योंकि पहले मैटर जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे जाता है, बट अगर वो एडल्ट की तरह किया जाएगा तो ऐसे कोर्ट जहां पे ऐसे बच्चों को मतलब चाइल्ड को ट्रायल करने का पावर है, जुरिडिक्शन हो, तो वहां पे फिर केसेस को भेज दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अभी ये न्यूज में क्यों? क्योंकि इसी के लिए कुछ गाइडलाइंस दी कि इन चीजों का फॉलो करो, साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है, उसके बिना मत करना, और ये सारी चीजें हैं। एनसीपीसीआर क्या है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है इसके पास अंडर सेक्शन 109 ऑफ जेजे एक्ट 2015 कि जेजे एक्ट के जो प्रोविजंस है ना ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो। तो यहाँ पे दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 18 सब क्लॉज 3, जो आपको पता होने चाहिए, बाकी तो कहानियां लिखी हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो न्यूज है, न्यूज क्या है? यूके टेस्ट न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ऑन मिलियन ऑन फोन्स। इससे पहले कनाडा, यूएस एंड जापान ने भी सिस्टम अपने देश में लाया हुआ है। होगा क्या? होगा ये कि जस्ट इन केस मान लो आप आपके एरिया में रह रहे हो, वहां पे भूकंप आने के चांसेस हैं, तो आपके फोन में अपने आप सरकार चाहेगी तो अलर्ट बच जाएगा, साउंड बच जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का सिस्टम जो है अभी यूके में भी टेस्ट किया गया है। तो यही ये यहाँ पे न्यूज थी। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज को देखना चाहें एप्लीकेशन को प्लीज़ डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए। डिस्क्रिप्शन में टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।